गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके कोर्स का एक टॉपिक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कवर करने जा रहे हैं, विच इज एलएलपी। एलएलपी एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे, इसके थोड़े सेलिएंट फीचर्स समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस एक्ट के जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जो आपके कोर्स में है उसको भी हम जल्दी जल्दी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, पहले जो एक बिजनेस था वो या तो आप सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में कर सकते थे, राइट। यू कैन ईदर कैरी ऑन योर बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और यू कैन कैरी इट आउट एज पार्टनरशिप। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, राइट। इन दोनों में एक प्रॉब्लम थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, जो एक बिजनेस पर्सन को हमेशा बॉदर करके रखती थी कि भी मेरा जो पर्सनल एसेट्स हैं वो कभी भी अटैच हो सकते हैं। इन्हीं दोनों के प्रॉब्लम्स के चलते कंपनी स्ट्रक्चर का इजाद हुआ, राइट। कंपनी स्ट्रक्चर जो थी वो पहली बार हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आई, लेकिन कंपनी स्ट्रक्चर ने बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस जो है वो एक बिजनेसमैन के ऊपर इम्पोज कर दी, जो कि रेलेवेंट थी। ऑब्वियसली व्हेन यू आर carrying out business in the form of a company, you are supposed to be very compliant as well as transparent. बट इसकी जो ये compliance costs थी वो थोड़ी सी बर्डनसम होने लग गई, और कई जगहों पर जो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे वो इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप के स्टेजेस पे पहुंचकर फिर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसमें वाइंडिंग अप प्रोसीजर अपने आप में बहुत लंबा था पहले, उसमें स्टकअप होकर वो लोग मतलब मिडवे जो है प्रॉब्लम में फंस रहे थे। तो गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को ये लगा कि ऑब्वियसली ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज बिजनेस पीपल दैट वी नीड अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. Okay, hybrid structure means something which involves the flexibility of partnership, something that involves the flexibility of partnership, and something that involves proper transparency also. And at the same time, we are keeping this feature of limited liability also. Okay, we're not taking up this feature of limited liability, which is a very, very important feature when a person carries on business, right? So ये माइंड में रखते हुए, और एक और चीज कि हम इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव की इम्प्रूवमेंट के लिए और उस एक्सपर्टीज को एक साथ मिलाने के लिए उनको भी एक एडेड एडवांटेज दे पाए, तो ये भी माइंड में था, राइट। So for a long time, a need was felt to provide for a business format that would combine the advantages of limited liability of a company and the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement, as in the case of partnership firm, at a low compliance cost. तो ये सारे reasons थे कि हम आपको limited liability के advantages भी दे सकें, और आप इंटरनली जो अपने आप को मैनेज करना चाहते हो वो आप एक ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में इट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ओनली. Company, of course, is governed by memorandum, articles. It is also under the supervision of directors, shareholders, and obviously under the Companies Act. So यहाँ LLP में ये डाला गया कि जैसे पार्टनरशिप में थोड़ी सी इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, and that too at a low compliance cost, वही फीचर्स हम एलएलपी को भी दें. लो कंप्लायंस कॉस्ट एज ऑफ, बिकॉज in a company, whenever you do something, whenever you enter into a particular transaction for which the law requires disclosures, then you have to adhere to them. For example, अगर आप अपना नेम चेंज करते हो, अपने ऑब्जेक्ट्स चेंज करते हो, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, तो आपको उसके लिए प्रॉपर अप्रूवल्स लेने होते हैं अपने मेंबर्स से. उसके अलावा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को या स्टॉक एक्सचेंजेस को, डिपेंडिंग ऑन अगर आप लिस्टेड हैं तो आपको उनको भी इन्फॉर्म करना होता है. इंफॉर्मेशन इज हैज टू बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. ओके, you might need to hire professionals for that. You might have to pay fees for that, and the fees to the regulatory body also has to be borne by the company. So all these issues are there, rather were being faced, due to which this LLP structure was basically brought into picture. I hope this much is clear.
अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, ठीक है। So consequently, the limited liability partnership concept was initiated as an alternative to traditional partnership firm. Okay, ये एक as an alternative आया था to traditional partnership firm, जहां पर पार्टनर्स जो हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में क्या है, उसमें स्टैट्यूट बेस्ड यानी कानून की तरफ से जो बेस्ड एक स्ट्रक्चर है कि मेंबर्स उसमें जो है वो ओनर्स रहेंगे, शेयर होल्डर्स रहेंगे, एंड डायरेक्टर्स विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ मेंबर्स एज वेल एज द कंपनीज एक्ट। सो उनका एक अलग स्ट्रक्चर है। पार्टनरशिप में हु मैनेजेस, हु डजंट मैनेज, हु मैनेजेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, दैट कैन बी मैनेज्ड इंटरनली, राइट। सो इसी का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेके आए थे हम एलएलपी में। दिस परमिट्स द इंडिविजुअल पार्टनर्स टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम जॉइंट लाइबिलिटी of any partner's business decision. Now this is very important. See, partnership में एक concept है mutual agency का, right? You must have read this. Mutual agency का मतलब क्या होता है कि one partner is liable for the what do you say? One partner is liable for the decisions taken by the other partner or for the conduct of other partner, obviously in the course of the business. Okay? अपने पर्सनल लेवल पे वो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर एलएलपी में पार्टनर जो है इंसुलेटेड है, यानी उसको प्रोटेक्शन मिल रही है। यानी एक पार्टनर जो भी कर रहा है उसके लिए दूसरा पार्टनर जरूरी नहीं है कि जिम्मेदार, ठीक है। एलएलपी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसकी जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड होती है, यहाँ पर इट इज लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कंपनी में हम कैपिटल लेके आते हैं, एलएलपी में हम कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, और जितना कंट्रीब्यूशन हम लेके आएंगे उतने तक की ही हमारी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। सो इट इज अ हाइब्रिड एंटिटी। हाइब्रिड का मतलब ब्लेंड है ये, सारी फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप वाली है और जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं वो कंपनीज एक्ट वाले, राइट। क्या हम एलएलपी को किसी भी तरह के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली फॉर अ लॉफुल बिजनेस ओनली। नाउ व्हाट इज बिजनेस? एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन। तो हर तरह की ट्रेड, दैट इज योर बिजनेस नॉर्मल थिंग्स, प्रोफेशन लाइक यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट एंड सो ऑन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, लाइक व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्ट। लेट अस रीड देम। एलएलपी एक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। एलएलपी एक्ट पहले तो देखिए बेटा 2008 का है, इसके कुछ शेड्यूल्स भी हैं, राइट। उन हर शेड्यूल का एक पर्टिकुलर पर्पस है, लाइक फर्स्ट शेड्यूल का, सेकंड शेड्यूल का। मैं उन निटिग्रिटीज में जाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए जो हमारी क्यूरियोसिटी है कि एलएलपी है क्या, व्हाई आर वी स्टडिंग इट एंड व्हाई इज इट सो रेलेवेंट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, राइट। सो वो हम अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज, एज पर एलएलपी एक्ट, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट। बॉडी कॉर्पोरेट की प्रॉपर डेफिनेशन है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ कंपनी, इट इज वाइडर देन अ कंपनी, राइट। सो एलएलपी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो और पार्टनरशिप सेम होता है, ठीक है। इट्स पार्टनरशिप जस्ट एक्ट्स लाइक एन अम्ब्रेला। बट एलएलपी में जो एलएलपी रहेगी और जो उसके पार्टनर्स रहेंगे उनकी अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रहेगी। ना एनी टू और मोर पर्सन्स, कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग जो एसोसिएट कर रहे हैं लॉफुल बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, राइट, नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट, ओके। दे मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट and filing the same with the registrar form or LLP, every registered LLP shall be assigned an LLP IN, that is LLP identification number. तो आप देखिए कि कोई भी दो लोग या उससे ज्यादा लोग अगर कोई लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट के लिए, तो वो एक, जैसे कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, ऐसे ही एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनेगा। तो उसमें अपने नाम जो है सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब एज ऑफ कि वॉट एवर इज रिटन इन दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वी आर इन एग्रीमेंट ऑफ द सेम, ओके। हम समझते हैं उसको और हम मानते हैं कि हम इस तरीके से बिजनेस चलाएंगे, और उसको आपने इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को
आपने रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड एलएलपीज हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज जो हैं इसके लिए बेसिकली सेम, तो उनके पास आपको ये सबमिट करना होता है। और जब आपको वहां से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस पर आपको एक नंबर दिखेगा, right? That will be your LLPIN, that is LLP identification number। वो आपकी LLP को आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है। जैसे कंपनी में आपको सिन दिया जाता है, राइट, वैसे ही LLP में आपको LLPIN दिया जाता है। ओके, LLP का भी परपेचुअल सक्सेशन है, जैसे कंपनी में होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ये हम कंपनी में पढ़ते आ रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि जो LLP के पार्टनर्स हैं, उनमें अगर कभी भी कोई चेंज आएगा, दैट डजंट मीन कि LLP उसकी वजह से डिसॉल्व हो गई या खत्म हो गई, ऐसा नहीं। LLP तब तक चलेगी जब तक कि वो लॉ के तरीके से वाइंड अप नहीं की गई। लॉ के हिसाब से ही बनी है, लॉ के हिसाब से वाइंड अप होगी। सभी पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी, डेथ, इंसैनिटी से LLP को फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली if you provided something in your schedules or in your agreements, that's a separate issue. Okay, I'm talking about what basically the law lays down. Okay, the mutual rights and duties of partners of LLP intersect, the same means amongst each other, and those of LLP and its partners shall be governed by an agreement between partners or between the LLP and partners subject to the provisions of LLP Act। इसका मतलब कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, भाई 3-4 पार्टनर्स हैं, मान लो 4 पार्टनर्स हैं, तो इनके आपस के जो राइट्स हैं वो कौन गवर्न करेगा? वो एक एग्रीमेंट के थ्रू हम गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो LLP है, जिसके ये सारे पार्टनर्स हैं, LLP और इन पार्टनर्स का एग्रीमेंट को कौन गवर्न करेगा? वो भी आप एक एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। आपका एक्ट आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं होता, राइट। कंपनीज एक्ट में कंपनीज एक्ट बता रखा है कंपनीज एक्ट ने कि भाई मेंबर्स का इंटर से क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टर्स और मेंबर्स का क्या रिलेशन है, क्या हायरार्की है, राइट। तो ये सब चीजें उसमें स्पेसिफाइड है। यहाँ पर क्योंकि आप सब पार्टनर्स हो, तो पार्टनरशिप एक्ट में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर आप जैसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अपने आप को बोल सकते हो कि भाई मैं पार्टनरशिप एट सो हूँ, पार्टनरशिप आई मीन आई एम स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर और वट एवर। सो सेम वेज यहाँ पर भी आप अपनी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज को एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न कर सकते हो। बट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इट ऑल हैज टू बी डन विद इन द purview of the LLP Act. Okay, you can't just go beyond and surpass it. Please keep that in mind. Now, LLP जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। ये फीचर आपने देखा ये कंपनी से लिया गया है। LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह काम करेगी। It is liable to the full extent of its assets, with the liability of partners being limited to their agreed contribution, which may be of tangible or intangible or both। तो बेसिकली LLP जो है खुद से, मान लो XYZ LLP है, तो वो पूरी तरह से अपने एसेट्स के लिए पूरी तरह से लायबल होगी। जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो सीमित होगी उस कंट्रीब्यूशन तक जो वो लेके आ रहे हैं। कंट्रीब्यूशन एज ऑफ जो मनी कैपिटल जो भी वो लेके आ रहे हैं। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टैंजिबल भी हो सकता है, इंटैंजिबल भी हो सकता है। टैंजिबल लाइक योर फिजिकल एसेट्स, इंटैंजिबल इज लाइक योर गुडविल, पेटेंट्स और व्हाटएवर, राइट। सो LLP एक सेपरेट एंटिटी है। जैसे एक कंपनी होती है वो आउटसाइडर्स को वही लायबल होती है, वैसे LLP भी आउटसाइडर्स को लायबल होगी। लेकिन जो उसके पार्टनर्स हैं, कंपनी में मेंबर्स लायबल नहीं होते, राइट, अनलेस देयर आर सर्टेन कंडीशंस, राइट। यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेट वेल वगैरह लिफ्ट होता है, यहाँ पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो उनके एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक रहेगी। अब वो कब इन्वोक होगी, कैसे इन्वोक होगी, दैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड स्लोली, राइट। Now, no partners would be liable on account of independent or unauthorized actions of other partners or their misconduct. So, very important, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के इंडिपेंडेंट या अनऑथराइज एक्शन के लिए या उसके मिसकंडक्ट के लिए लायबल नहीं है। दैट मीन्स अगर 4 पार्टनर्स हैं, एक ने कुछ ऐसा अनऑथराइज एक्शन करा या कोई मिसकंडक्ट करा, उसकी वजह से कुछ भी नुकसान उसको सामने करना पड़ेगा, तो वो नुकसान ये तीनों शेयर नहीं करेंगे, करेक्ट। नाउ LLP की जो लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज ऑफ LLP एंड पार्टनर्स
who are found to have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or liabilities of LLP. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ये क्या कहता है कि वो पार्टनर्स जिन्होंने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए कोई भी काम करा या किसी के साथ फ्रॉड करने का कोई काम करा, ठीक है, तो उस पार्टनर की एंड द एलएलपी एंड द पार्टनर्स, ठीक है, उस पार्टनर की या उन पार्टनर्स की अगर वो एक से ज्यादा है, और एलएलपी की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी सभी डेट्स ऑफ एलएलपी के लिए। यानी सामने वाला अनलिमिटेड सेंस तक उस पार्टनर को भी लायबल कर सकता है। उस टाइम पार्टनर ये नहीं कहेगा कि सर मेरा तो कंट्रीब्यूशन तक की लायबिलिटी है, राइट। अगर मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ सामने वाले को डिफ्रॉड करने के लिए, मैं एक एलएलपी की पार्टनर हूँ, करेक्ट, और मैं फ्रॉड करके कुछ नेगेटिव अपने लिए बेनिफिट कमा लेती हूँ, तो सामने वाला मुझे भी अनलिमिटेड सेंस तक लायबल कर सकता है, राइट। आई कैन नॉट से सर इसमें से 5 लाख का जो नुकसान हुआ इसमें से क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन तो 1 लाख है तो मैं तो 1 ही लाख दूंगी, बाकी एलएलपी देगी। एलएलपी तो लायबल है ही है, दैट्स ओके, वो कैसे क्या करेगी वो बाद में देखेंगे, बट मेरी लाइबिलिटी भी इस कॉन्टेक्स्ट में अनलिमिटेड हो जाएगी, राइट। Now, every LLP shall have at least 2 partners. मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए एलएलपी के लिए? 2। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स होंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की तरह भी काम करेंगे, ऑफ whom at least one shall be resident in India. अब देखिए जब 2 पार्टनर्स हो जाते हैं ना, और आपके पास एक स्टैट्यूट होता है जो बोलता है कि आपको ये इस तरह की थोड़ी बहुत कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी, आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, कुछ फीस देनी पड़ेगी, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे टालेंगे, भाई तुम करो तुम करो। अगर 10 हैं तो 10 के 10 में ही कंफ्यूजन बनी रहेगी। तो इसके लिए एलएलपी एक्ट ने पहले ही बता दिया कि भाई आप कितने भी जो पार्टनर रख रहे हो उसमें से कम 2 इंडिविजुअल्स आपके जो हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहेंगे, ठीक है। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं इसमें भी वो कह रहे हैं कि कम से कम एक तो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, ताकि हम उसको जाके बोल सके भाई तुम्हारी एलएलपी ने ये किया या नहीं किया या उसको ये करना है, राइट। तो जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की वो लॉ में बड़ी क्लियर स्पेसिफाइड है, जो कि हम पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के भी आता है, ठीक है। अपर लिमिट कोई नहीं है पार्टनर्स इन एलएलपी के लिए फिलहाल, सो मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट, करेक्ट। जस्ट गो थ्रू दिस, एनी डाउट? एलएलपी को हमेशा एक एनुअल अकाउंट्स अपने मेंटेन करने होंगे, ठीक है। जैसे कंपनी मेंटेन करती है वैसे एलएलपी को मेंटेन करने होंगे। वो जो अकाउंट्स हैं वो उसके ट्रू एंड फेयर व्यू बताएंगे, और एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जो है रजिस्ट्रार के पास हर साल फाइल करेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बिल्कुल जैसे आपका हम कंपनी फॉर्म में बैलेंस शीट फाइल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल करते हैं, फाइनल अकाउंट जिसको आप कहते हो, तो वैसे ही यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी हर साल रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके अकाउंट्स हैं वो ऑडिट भी होंगे, ठीक है। आपको एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा। हाँ, अगर आपने एग्जेम्पशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से देन दैट्स अ सेपरेट इशू, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स रहेगी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इनटू द अफेयर्स ऑफ एलएलपी अगर उसको लगता है तो, ठीक है। उसके लिए वो इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन चलती है जब कभी ओनरशिप के इश्यूज आते हैं, या कोई ऑपरेशन के इश्यूज आते हैं, या कोई मैलाफाइड इंटेंशन के इश्यूज आते हैं, या कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट के इश्यूज आते हैं। तो वहां पर एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ ने एक पावर दे रखी है कि जैसे आप वो कंपनी की भी कर सकती हैं वैसे ही एलएलपी की भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। उसके लिए कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ एलएलपी, यानी 2 एलएलपी को अगर मर्ज करना है या अमेलगमेट करना है तो वो एलएलपी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ही करेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा म्यूचुअल फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करा, राइट। नाउ क्या एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी पे?
बिल्कुल हो सकती है। आपको अपने एक्ट के जो प्रोविजंस हैं और शेड्यूल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना है। जब आप कन्वर्ट होते हैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है और उसी दिन से आप फिर एलएलपी बन जाते हैं, राइट। ऑब्वियसली जिस दिन आप एलएलपी में कन्वर्ट होते हैं उस दिन से आपके जो भी एसेट्स थे, चाहे वो टैंजिबल, इंटैंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, वो सारे जो है वो एलएलपी को ट्रांसफर मान लिए जाते हैं, ठीक है। यानी जो कंपनी के जो आपके कंपनी मान लीजिए या फर्म जो भी थी, उसके जितने भी एसेट्स थे वो ट्रांसफर के टाइम अब किसके हो गए, एलएलपी के हो जाएंगे, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है, उसका क्या होगा, ऑब्वियसली इट शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। रजिस्ट्रार के पास मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग कंपनी चल रही थी एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो अब एलएलपी में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके सारे एसेट्स जो है वो एलएलपी के पास आ जाएंगे और ये मान लिया जाएगा कि वो कंपनी जो है वो वहां से रिमूव हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। एलएलपी एक्ट जो है वो ये पावर भी देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस एलएलपी को विद मॉडिफिकेशन या विद चेंजेस एप्लीकेबल कर सकती है। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनीज एक्ट का ये प्रोविजन है जो हमें इस एलएलपी के लिए भी एप्लीकेबल करना चाहिए या एक ग्रुप ऑफ एलएलपी के लिए कर देना चाहिए, सो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये कर सकता है। प्लीज कीप अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माइंड, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एलएलपी को लागू नहीं होगा, ठीक है जी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं होगा। वी वोंट से इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो भाई पार्टनरशिप को भी लागू कर दो, नहीं, जब इसके लिए अलग एक्ट बन गया स्टोरी होगा, ठीक है। टैक्स इश्यूज की जहां तक बात है उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेपरेट प्रोविजंस हैं। फाइनेंस एक्ट 2009 हैज लेड टैक्स प्रोविजंस फॉर द एलएलपी। अब जब एलएलपी को कुछ कंप्लायंसेस करनी होंगी, जैसे कि एलएलपी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी रजिस्ट्रार को, या जो भी आपको प्रोविजंस एक्ट ने बोल रखे अंडर दोज कुछ भी आपको इंटीमेशन देनी है, तो उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ही यूज करने होंगे। और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आपके एलएलपी रूल्स 2009 में गिवन होते हैं, ठीक है। वो आपको वही फॉर्मेट्स यूज करने हैं। उन फॉर्म्स में आप देखेंगे कि आपको अपना एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, एलएलपी आईएन जो हमें कब मिला था, जब हम रजिस्टर हुए थे, तो आपको वो भी अटैच करना होगा, राइट। इसके अलावा ये सारी फाइलिंग आपकी ऑनलाइन रहेगी। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो आपका होगा, दैट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, दैट मीन्स इट शैल बी साइंड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज, जैसे कि आपने हो सकता है अपने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से ऑथराइज कर रखा हो, तो आप, जो कि यूजुअली होता है, तो आप उनके एलएलपी जो है उनके सिग्नेचर कराकर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ही रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो फॉर्म है वो डिजिटली आप साइन करते हैं, राइट। तो उस फॉर्म को आप फिल करके अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस इफ एनी आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराते हैं और रजिस्ट्रार उसको ऑन रिकॉर्ड ले लेता है, ठीक है जी। सो दिस वाज these were some of the salient provisions of LLP, राइट। सो क्विकली आप एक बार दोबारा से इनको देख लीजिए, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट है, इट्स अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, एलएलपी रजिस्टर होगी, रजिस्ट्रार के साथ एलएलपी आईएन मिलेगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा, म्यूचुअल राइट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू, जो एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू रहेगा, ठीक है। बट बेसिक जो गाइडेंस है वो एलएलपी एक्ट का रहेगा, राइट। लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट पार्टनर्स की लाइबिलिटी एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन तक रहेगी। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स जो है वो दूसरे के इंडिपेंडेंट और ऑथराइज एक्शंस के लिए लाइबल नहीं रहेंगे, करेक्ट। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम नो लिमिट, राइट। एनुअल अकाउंट्स के बारे में हमने देखा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, अकाउंट्स ऑडिट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मर्जर अमेलगमेशन एज पर एलएलपी एक्ट, कन्वर्जन के प्रोविजंस भी पॉसिबल हैं, बट कन्वर्जन के टाइम डिसोल्यूशन हो जाएगा एग्जिस्टिंग का और न्यू सारा कुछ एलएलपी के पास आ जाएगा, करेक्ट। कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो अप्लाई कर सकती है। पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होगा। टैक्स इश्यूज अंडर इनकम टैक्स एक्ट and forms as per LLP rules 2009, which will be duly authenticated and which will have that LLP ID. Okay, so I think you must have got a brief idea about what is LLP,
what are the basic features of LLP. Of course, each of them is given under a particular section for which we have a rule and a corresponding form if there is a need or there, right? So we'll be going one by one to them also. ठीक है, हम उनको भी समझेंगे, we'll understand those provisions also. As of now, if in this session, if you had any doubt, just let me know, I'll clarify it. Okay. So see you in the next one. Thank you.